नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की श्रृंखला के अंतर्गत 2022 की कंप्लीट करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यूपी की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि कभी कभी अदर स्टेट में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यूपी से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। आप समझते हैं कि वो इस स्टेट का है और कंफ्यूज होकर इनको टिक करते हैं। उत्तर प्रदेश की समस्त परीक्षाओं के लिए ये रामबाण प्रश्न है और वैसे ही प्रश्न यहां पर हम ले रहे हैं जो पूछे जाने योग्य हैं। तो किसी भी तरीके का कोई फालतू प्रश्न यहां नहीं रखा गया है। 120 प्रश्न हम दो एपिसोड के अंतर्गत दो पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा पार्ट आपके सामने प्रस्तुत है। मैं उपांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को और लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 121 नंबर प्रश्न और इस प्रश्न में कहा जा रहा है दो स्टेटमेंट के माध्यम से इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। इस इंडेक्स में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान कर्नाटक को मिला और उत्तर प्रदेश का 10वां स्थान रहा। सबसे पहले ये जानिए कि जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है इसको कौन जारी करता है। ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, उनके द्वारा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया। 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक को पहला स्थान इसमें प्रदान हुआ। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश का प्रमुख राज्यों की श्रेणी में जो स्थान था वो 10वां नहीं था, यह स्थान था 7th। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था? 7वां। याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में यूपी का जो स्थान था वो 10वां स्थान नहीं था, 7वां स्थान था। तो दूसरा गलत हो जाएगा, यहां पर केवल एक सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बायोटेक साइंस हब का निर्माण प्रस्तावित है? बायोटेक साइंस हब है, छोटी चीज नहीं है। इसका निर्माण होना है, 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलना है। 10,000 लोग इससे डायरेक्टली बेनिफिट पाएंगे, रोजगार उनको मिलेगा। और ये बायोटेक साइंस हब उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है यूपी की, लखनऊ में ये निर्माण इसका होना है, यहीं पर इसका निर्माण प्रस्तावित है। सी ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में किस राज्य में कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना लागू की गई है? कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना क्या है? बहुत सारी कंपनीज हैं, वो कंपनीज क्या करती हैं, आपको हेल्थ इंश्योरेंस बेचती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस जब आप लेते हैं और आप कभी हॉस्पिटल जाते हैं, आपके फैमिली में जो जो उसमें कवर होते हैं वो लोग, भाई जीवन ऐसे चलता ही है, कभी आप बीमार पड़ते हैं, परिवार में कोई बीमार पड़ता है तो बिना पैसे के पहले इलाज कर दिया जाता है और बाद में उसमें जो भी होता है वो कंपनी भुगतान करती है। सरकार ने भी इसको शुरू किया है कि जो कर्मचारी हैं राज्य के, उनके लिए कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की जाए। पहले क्या होता था, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पहले कुछ नहीं करती थी। पहले क्या होता था, लोग बीमार हुए, उन्होंने अपना इलाज कराया, जो भी उसमें पैसा लगा उसकी रसीदें लगाई, सब कुछ करने के बाद में वो रिम्बर्समेंट में जाता था और उसके बाद में पैसा वापस होता था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पैसे ज्यादा लगते हैं और किसी के पास पैसे नहीं है। दूसरा, उसमें बहुत सारी चीजें और भी हैं, बहुत दांवपेच भी होते थे, तो लोग इलाज करा सकें, कर्मचारियों की सहूलियत के लिए ऐसा किया गया है। तो उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना लागू की है। 22 लाख कर्मचारी लगभग इसमें कवर होंगे और स्वास्थ्य कार्ड, उनका हेल्थ कार्ड एक बनाया जाएगा और उसको दिखाकर वो लगभग सभी हॉस्पिटल में ऐसा रहेगा। जो जो लोग कवर होंगे, जैसे खुद जो व्यक्ति होता है नौकरी में वो, और साथ में उसके, जैसे उसकी मान लीजिए कोई है तो उसकी वाइफ कवर है, अगर वाइफ है तो उसका हस्बैंड कवर है और उसमें उसके बच्चे जो कवर हैं। इस तरीके से मतलब एक जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है, जो लोग कवर होते हैं उनका इलाज हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में डेटा सेंटर पार्क स्थापित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। 5,000 करोड़ रुपए इसमें लागत लग रही है और प्रदेश का ये पहला डेटा सेंटर पार्क है जो ये स्थापित किया जा रहा है। और इसका निर्माण जो है ये हीरा नंदानी समूह एक है, इस समूह का नाम है हीरा नंदानी समूह। हीरा नंदानी ग्रुप के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। 2 वर्ष का लगभग इसमें समय लगेगा, 5,000 करोड़ रुपए इसमें लगेंगे और ये बनाया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने नैक की सर्वोत्तम रैंकिंग A++ प्राप्त की है? नैक की रैंकिंग इसने प्राप्त की है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह रैंकिंग उत्तर प्रदेश के अन्य किसी शैक्षणिक संस्थान को नहीं मिली है और ये राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, नैक का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। ये एक ऐसा संस्थान है जो भारत के उच्च शिक्षा, अन्य शिक्षा, इन जो संस्थान है उनका आकलन करता है और जो मान्यता प्राप्त है उनका आकलन करता है, उनका
प्रत्यायन का मतलब ही होता है मान्यता, उनके मूल्यांकन का कार्य करता है, आकलन का कार्य करता है। 1994 में नैक स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था? 1994 में। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, नैक इसको बोलते हैं, NAAC। ठीक है, तो 1994 से ये काम कर रहा है। और उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ विश्वविद्यालय है उसको नैक की सर्वोत्तम रैंकिंग A++ मिली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। हाल ही में NCRB द्वारा जारी कर के अनुसार हिरासत में मौतों के मामले में कौन सा राज्य या संघ शासित प्रदेश शीर्ष पर है? ठीक है, तो ये सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर एक रिपोर्ट इसमें जारी की गई। यहाँ पे कर का कोई मतलब नहीं है, एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो उसके अनुसार ये सबसे ज्यादा जो हिरासत में मौतें हुई हैं उसमें उत्तर प्रदेश जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। 2020-21 का आंकड़ा इसमें जो लिया गया उसमें उत्तर प्रदेश में 451, 21-22 में 501 मौतें हुई हैं। और भारत में कुल मौतें जो हुई हैं 2544 हुई हैं। ये कहां पर? ये हिरासत में मौतें हैं, जो लोग किसी भी कारण से जेल में हैं और वहीं पर उनकी मौत हो गई, डेथ हो गई, उनकी बात हो रही है। तो 2544 ये मौतें हुई हैं। और इसमें यूपी में 501 मौतें 21-22 में, और 20-21 में 451 मौतें। तो उत्तर प्रदेश इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। तो इनका जो इनकी प्रतिमा बनाई गई है, सबसे पहले इसकी ऊंचाई याद रखिएगा। इसकी ऊंचाई 151 फीट है। कितनी है? 151 फीट है। 151 फीट ऊंची ये प्रतिमा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये शामिल हुई है। और इसको लखनऊ में बनाया गया, इलाहाबाद में मत टिक कीजिएगा, प्रयागराज में मत टिक कीजिएगा, इसको लखनऊ में बनाया गया है। और ये सबसे ऊंची है, ये दुनिया की, पूरे विश्व की सबसे ऊंची है। तो डिस्ट्रिक्ट लखनऊ में इसको बनाया गया है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? अब $1 ट्रिलियन तक पहुंचाना है तो बहुत सारे सुझाव भी गवर्नमेंट इसमें ले रही है कि हमको एक ऐसा सलाह आप दीजिए कि हम किस मार्ग पे चले जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी हो जाए। तो एक कंपनी है डेलाइट इंडिया, तो उसको एक सलाहकार के रूप में इन्होंने नियुक्त किया है। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है वो $239 बिलियन की है ना। अब इनको भी बहुत लगभग 4 गुना बढ़ाना है, 4 गुना से ज्यादा बढ़ाना है। तो अब इतना बढ़ाने के लिए एक कंपनी इन्होंने हायर किया, डेलाइट इंडिया। और उत्तर प्रदेश देश की वैसे 3rd सबसे बड़ी इकोनॉमी है। पहली और दूसरी जो 2nd एंड 1st नंबर पे इकोनॉमी है भारत की, उनको जरा बताइएगा कि कौन सी है। लगभग आपके दिमाग में होगा, तो उसको मैसेज कीजिएगा कि 1st एंड 2nd पोजीशन पे कौन है। ये 3rd पे यूपी है। तो इसको डेलाइट इंडिया के साथ मिलके, एक सलाहकारी संस्था है, ये यूपी ये लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। भारत भारती पुरस्कार के बारे में दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपको चुनना है। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है और हाल ही में इस पुरस्कार से अनिरुद्ध जोशी को सम्मानित किया गया है। ये 2 स्टेटमेंट आपके सामने है। भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार है। इससे बड़ा हिंदी संस्थान के पास दूसरा कोई पुरस्कार नहीं है। और ये 8 लाख रुपए की राशि इसमें और वाग्देवी की प्रतिमा इसके अंतर्गत दी जाती है। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ये पुरस्कार जो देता है, इस बार का पुरस्कार ये रमानाथ त्रिपाठी को सम्मानित किया गया है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के भूतपूर्व प्रोफेसर हैं, तो ये ध्यान रखिएगा इनका नाम। और ये भारत भारती पुरस्कार भूतपूर्व प्रोफेसर को दिया गया है, रमानाथ त्रिपाठी को। इनका नाम, ये अनिरुद्ध जोशी जो नाम दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ये गलत यहाँ पर स्टेटमेंट दे दिया गया है, आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, तो और इसके अलावा बहुत और अन्य पुरस्कार भी हैं। लोहिया साहित्य सम्मान है, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान है, हिंदी गौरव सम्मान है। ये सब सम्मान जो है ये इसी के द्वारा दिए जाते हैं, इसी के द्वारा ये सम्मान दिए जाते हैं। लेकिन ये जो पुरस्कार है ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि इस बार किसको दिया गया है। इनका नाम भी अलग से आपसे पूछा जा सकता है। रमानाथ त्रिपाठी दिल्ली यूनिवर्सिटी के थे, तो केवल एक यहां पर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद में नया पक्षी विहार स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो पक्षी विहार बनाया जा रहा है ये उत्तर प्रदेश के, एक तो यहाँ पे एक प्रश्न ये बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने पक्षी विहार हैं और कितने वन्यजीव विहार हैं। तो हमारे यहाँ जो पक्षी विहार हैं वो 13 है वर्तमान में। वन्यजीव विहार कितने हैं उत्तर प्रदेश में? ये 11 है।
प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है? तो ये लाख बहोसी है। कौन सा है? लाख बहोसी। लाख बहोसी कहां पर है? ये आपका कन्नौज में पड़ता है, कन्नौज में ये पड़ता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1988 में हुई थी। लाख बहोसी पक्षी विहार की स्थापना 1988 में हुई थी। ये तो एक इतिहास हो गया, यहां से प्रश्न आएंगे। ठीक है, दूसरा, ये कहां पर स्थापित करने जा रहे हैं? तो प्रयागराज में एक स्थान पड़ता है करछना, करछना में ये बनने जा रहा है। तो करछना भी आप स्थान याद रखिए, वैसे प्रयागराज पे ही प्रश्न पूछा जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पक्षी विहार वर्तमान में 13 है, अब एक ये बढ़ जाएगा तो 14 हो जाएंगे। अगर ये बढ़ेगा तो +1, ये 14 हो जाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में रानीपुर टाइगर का निर्माण प्रस्तावित है? ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहां पर भी आपको देखना होगा कि इस टाइगर रिजर्व को अगर हम जोड़ देंगे, पहले कितने टाइगर रिजर्व हैं? 3 है हमारे पास, इसको जोड़ देंगे तो 3 1 और इसमें जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? तो ये दुधवा था। कौन सा है? दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा कब बना? 1987 में बना। ठीक है, दूसरा कौन सा था? तो दूसरा बिजनौर जिले में जो अमनगढ़ है, तो अमनगढ़ में दूसरा टाइगर रिजर्व 2012 में घोषित हुआ था। तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व था। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो था, जैसे एक ये पीलीभीत भी याद रखिएगा, ये 2014 में बना। ठीक है, अमनगढ़, अमनगढ़ आपका 2012 में बना। थर्ड ये था, सेकंड ये था, फर्स्ट मैंने आपको बताया कि ये दुधवा था। ठीक है, एक यहीं पर प्रश्न बनता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो 7 अप्रैल 1973 को ये शुरू हुआ था। अभी ये कहां प्रस्तावित है? ये प्रश्न है, रानीपुर टाइगर। तो ये जो जिला है चित्रकूट, वहां पर प्रस्तावित है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में उत्तर पूर्व के किस राज्य ने उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना को अपने राज्य में शुरू करने की घोषणा की है? कहने का मतलब ये योजना इसको अच्छी लगी, इसने कहा चलो हम भी शुरू करते हैं, है ना। तो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। यूपी में कब शुरू हुई थी ये योजना? अगर यूपी में देखा जाए तो ये योजना शुरू हुई थी 2018 में। दिन था 24 जनवरी, और 24 जनवरी को क्यों शुरू की गई थी ये आप बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, 75 हमारे यहाँ पे जिले, 75 डिस्ट्रिक्ट, 5 सालों में 25 लाख लोगों को रोजगार मिलने का इसमें अनुमान व्यक्त किया गया। रोजगार कैसे मिलता है ये भी आप जान रहे हैं। इसका जो नोडल विभाग है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय जो है, निर्यात प्रोत्साहन विभाग यहाँ पर है, उसी के अंतर्गत, मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग है, उसी को नोडल एजेंसीज के अंतर्गत बनाया गया था। अब अरुणाचल प्रदेश भी ऐसा करने जा रहा है, यूपी की तर्ज पे कर रहा है, इसलिए पूछा जा सकता है। हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय खेल 2022 में उत्तर प्रदेश की कितने खिलाड़ियों ने पदक जीता? तो राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 में हैं, ये बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल थे। 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल हैं ये कौन से थे? बर्मिंघम राष्ट्रीय खेल थे। उत्तर प्रदेश के 8 खिलाड़ियों ने इसके अंतर्गत पदक जीता। 4 इसमें सिल्वर जीता था और 4 इसमें ब्रोंज जीता था। टोटल 8 खिलाड़ियों ने इसमें पदक जीता था। ठीक है, ललित कुमार उपाध्याय महिला क्रिकेटर, ये वो क्या थे? ये हॉकी टीम के थे। महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा, मेघना सिंह, और ये 2 क्रिकेटर थी। एथलीट इसमें प्रियंका गोस्वामी थी। नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे पूछे जाने योग्य, लेकिन सुमेलित करने में पूछे जा सकते हैं। तो ललित कुमार उपाध्याय को आप हॉकी से, दीप्ति शर्मा को और मेघना सिंह को क्रिकेट से, और प्रियंका गोस्वामी को एथलीट से आप सुमेलित करेंगे। और ये विजय कुमार यादव है, जूडो खिलाड़ी हैं। दिव्या काकरान है, ये पहलवान है। अन्नू रानी है, ये भाला फेंक खिलाड़ी है। और महिला टीम की सदस्य हॉकी टीम की रही है वंदना कटारिया। तो वंदना कटारिया ये महिला हॉकी टीम। तो जिन लोगों ने ये पदक जीता उनको सरकार ने पैसे वगैरह दिए। रजत पदक जिन्होंने जीता है तो रजत वालों को 75 लाख, और जो कांस्य जीते हैं उनको 50 लाख रुपीस दिए गए थे। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट किस जनपद में बनकर तैयार हो गया है? टेबल टॉप एयरपोर्ट, टेबल टॉप रनवे क्या होता है? टेबल टॉप एयरपोर्ट क्या होता है? एयरपोर्ट, क्योंकि यहां पर रनवे टेबल टॉप होता है, इसी कारण से इसको टेबल टॉप एयरपोर्ट कहते हैं। ऐसा रनवे जो पठार या पहाड़ी पर या किसी चोटी पर स्थित होता है, कम जगह, टेबल की तरह वहां पे जगह है, तो वहां पर जो बनाया जाता है उसको टेबल टॉप हवाई अड्डा कह दिया जाता है। और रनवे वैसा होता है इसीलिए इसको ऐसा कहा जाता है। और ये पहला बनके तैयार हुआ है चित्रकूट में, विंध्यन श्रृंखला वहां पर है। और 146 करोड़ रुपए की लागत से बुंदेलखंड का ये पहला हवाई अड्डा बन गया है। बाकी प्रबंधन तो भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ही करेगा। तो ये चित्रकूट में ही बनके तैयार है। गवर्नमेंट की ये नीति है
जो बुंदेलखंड एरिया है उसको डेवलप करना, ठीक है। तो उसको, अब ये टेबल टॉप का मतलब ऐसी कोई जगह है, यहाँ पे रनवे ऐसा है, इसी कारण से इसको टेबल टॉप एयरपोर्ट बोल देते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित पंचामृत योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? पंचामृत योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंचामृत वैसे क्या होता है, जब कथा होती है तो कथा, सत्यनारायण व्रत कथा आप सुनते हैं तो उसमें 5 चीजों को मिला के पंचामृत बनाया जाता है। कौन सी 5 चीजें होती है, कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जाता है, जिसको पता होगा बताइएगा, ऐसे लिख दीजिएगा, पंचामृत बराबर कौन कौन सी चीजें, किसको 5 अमृत बोला जाता है। बड़ा बढ़िया, खाने में भी प्रसाद, प्रसाद मूल प्रसाद यही होता है। तो पंचामृत में कौन कौन सी चीजें होती हैं ये आप हमको बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचामृत योजना जो घोषित की गई है, ये गन्ना जो किसान है, गन्ना की उपज बढ़ाने के लिए ये शुरू की गई है। गन्ना किसानों की खेती बाड़ी अच्छी हो पाए तो 5 विधियों को इसमें बताया गया है कि अधिक से अधिक उत्पादन हो पाए। इसमें ट्रेंच, पेड़ी प्रबंधन, ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग और सह फसल, इन 5 चीजों को शामिल किया गया है ना। आधुनिक विधा, अभी ट्रेंचिंग की जो विधा है वो गन्ना बुआई की आधुनिक विधा है, तो ट्रेंचिंग को शामिल किया गया है। पेड़ी जो गन्ने में होती है उसका कैसे प्रबंधन किया जाए, सिंचाई में कम पानी में कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जाए, तो ड्रिप इरिगेशन की बात की गई है, मल्चिंग की बात की गई है, और साथ साथ में दूसरी फसल भी उगाई जाए, सह फसल। तो ये गन्ना जो किसान है उनको लाभ ज्यादा मिल सके। इको पर्यटन विकास बोर्ड के बारे में दिए गए विकल्पों में से सत्य का चयन करिए। इस बोर्ड का गठन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है, और दूसरा है इस बोर्ड के अध्यक्ष राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। सॉरी। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के लिए बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। तो पर्यटन बोर्ड जो है वो इसके लिए एक प्रयास कर रहा है। तो पर्यटन बोर्ड ने अभी क्या किया है, ये इको पर्यटन विकास बोर्ड, ये जो है इसको क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है, और राज्य के मुख्यमंत्री जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, इको पर्यटन विकास बोर्ड। तो इको पर्यटन विकास बोर्ड का अध्यक्ष कभी आपसे पूछा जाए तो ये सीएम है, ये सीएम है, और उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो अध्यक्ष राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री नहीं होंगे, ये इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, अध्यक्ष नहीं बनाए गए, उपाध्यक्ष, ध्यान रखिएगा। तो दूसरा इसका गलत है, पहला सही है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में घोषणा के अनुसार देश की पहली नाइट सफारी लखनऊ शहर में कितने क्षेत्र में स्थापित की जाएगी? पहली नाइट सफारी, वैसे आप देखेंगे तो जैसे सिंगापुर की नाइट सफारी अक्सर चर्चा में रहती है, तो सिंगापुर की तर्ज पर ही ये बनाई जाएगी, लखनऊ में बनाई जाएगी। कहां पर बनाई जाएगी? लखनऊ में बनाई जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और लखनऊ में जो ये बनाई जाएगी, जो पूरा कुकरायल क्षेत्र है वहां पर इसको विकसित किया जाएगा 350 एकड़ में, 350 एकड़ में इसको डेवलप किया जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल कवर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। और इसके अंतर्गत ये जो जंगली जानवर होंगे वो खुले आसमान के नीचे ऐसे आपको ऐसे ओपन चिड़ियाघर टाइप का बनाया जाएगा, और वो ऐसे रहेंगे, और रात में इसको केवल खोला जाएगा, रात में पर्यटक जाके इसको देखेंगे। तो वर्तमान में पूरे देश में ऐसे लगभग 13 डे सफारी हैं जो दिन में खोले जाते हैं, डे सफारी। लेकिन नाइट सफारी अगर देखा जाए तो नाइट सफारी हमारे यहाँ पे नहीं है। तो ये पहला नाइट सफारी होगा, ये पहला नाइट सफारी होगा जो ओपन किया जाएगा। 350 एकड़ जमीन इसके अंतर्गत कवर हो जाएगी, तो ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रस्तावित राज्य राजधानी क्षेत्र में कुल कितने जनपद शामिल होंगे? एनसीआर की तर्ज पे, नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है, जो रीजन है, उसी के तर्ज पे यूपी गवर्नमेंट लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं उनको डेवलप करने जा रही है राज्य राजधानी क्षेत्र के रूप में, है ना। तो एनसीआर की जगह पे ये एससीआर होगा, और ये जो योजना शुरू की जा रही है इसमें लखनऊ तो है ही है, लखनऊ के अलावा जो शामिल किया जा रहा है उन्नाव को, उन्नाव के साथ में सीतापुर को इसमें शामिल किया जाएगा, सीतापुर, रायबरेली को शामिल किया जाएगा, रायबरेली, बाराबंकी को शामिल किया जाएगा, और कानपुर नगर को इसमें शामिल किया जाएगा, और कानपुर देहात को भी शामिल किया जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, और कौन सा एक बच रहा है? उन्नाव, सीता, हाँ एक लखनऊ तो रहेगा ही। कितने जिले हैं? तो लखनऊ तो इसमें रहेगा ही। तो ये 7 टोटल, लखनऊ को शामिल करते हुए ये 7 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। अगर लखनऊ को छोड़कर पूछा जाए तो आप 6 बताइएगा, ठीक है। उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इसको इसमें शामिल किया जाएगा।
बहुत बड़ी ये परियोजना है ना, बहुत बड़ी ये परियोजना है। और SCR इसको डेवलप करेंगे SCR के तौर पे, और 2031 तक इसको डेवलप करने का एक मास्टर प्लान के तहत इसको पहले डेवलप पूरा बनाया जाएगा प्लान, 2031 तक इनको शामिल कर लिया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पारिवारिक पेंशन की राशि में कितने गुना की वृद्धि हुई है? उत्तर प्रदेश में जो सरकारी सेवारत माता पिता में से बहुत सारे लोग हैं, कोरोना के दौरान दोनों को खो चुके हैं। सरकारी सेवारत माता पिता उनके थे, दोनों लोगों की मृत्यु हो गई, तो बच्चे अब उनकी देखभाल कौन करेगा? तो संतान को 2 पारिवारिक पेंशन दिए जाने का यहाँ पे प्रावधान है। तो अभी तक क्या था कि दोनों पारिवारिक पेंशन का योग जो होता था वो 15,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होता था। मान लीजिए कि 2 लोग हैं और दोनों लोग ये नौकरी कर रहे थे, किसी कारणवश ये नहीं रह गए, ये पति पत्नी थे और इनके 3 बच्चे थे। एक बात बता रहे हैं, इनके 3 बच्चे थे। अब ये जो 3 बेबीज इनके हैं, अब ये तो अनाथ हो गए। तो अभी तक जो पारिवारिक पेंशन थी, भाई दोनों लोग नौकरी कर रहे हैं, बढ़िया अच्छे से रह रहे थे, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, खा पी रहे थे, तो 15,000 रुपये से ज्यादा, कितने भी ये दोनों लोग नौकरी कर रहे हो, अकेले कर रहे हो, कोई मतलब नहीं, 15,000 से ज्यादा नहीं मिलना था। 15,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं हो सकता था। लेकिन अब इसको 7 गुना, 7.5 गुना इसमें इजाफा कर दिया गया और कहा गया कि 1,12,500 रुपये तक अब ये हो सकता है। यानी कि अगर इनकी जो तनख्वाह थी, इन लोगों की तनख्वाह ज्यादा थी, तो उसी हिसाब से इसको दिया जाता है। जस्ट ये लगभग, ये कैलकुलेशन नहीं करना है, लेकिन मान लीजिए इनकी तनख्वाह 1,00,000 रुपये थी, इनकी भी 1,00,000 रुपये, तो आधा आधा लगभग जोड़ के तो 1,00,000 रुपये दोनों लोगों को मिला के 1,00,000 रुपये इनके बच्चों को दिया जाएगा भरण पोषण के लिए, जब तक इनकी शादी नहीं हो जाती, नौकरी नहीं लग जाती, ये सब शर्तें इसमें होती हैं। तो इस हिसाब से 7.5 गुना की इसमें वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, 1965 की ये नियम कानूनों के तहत ये योजना, ये स्कीम चल रही थी। अब इसको बढ़ा के अब चेंज किया गया है, तो बढ़ाया गया है। भारत के किस राज्य में देश की पहली शिक्षा टाउनशिप का विकास किया जाएगा? ये पूरे देश की पहली शिक्षा टाउनशिप होगी और ये अमेरिका की तर्ज पे, यहाँ पे USA की तर्ज पे ये डेवलप की जाएगी। एजुकेशन टाउनशिप ऐसी होगी जहां पर छात्रों को विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं एक जगह पे मिलेंगी। रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम भी होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए भी यहाँ पे इंतजाम सारे किए जाएंगे। और ऐसी 5 टाउनशिप बनाने की बात योगी गवर्नमेंट ने किया है। $1 ट्रिलियन जो अर्थव्यवस्था बनने जा रही है, जब ये सब हो जाएगी, तो डिलाइट इंडिया ने ये भी सुझाव दिया है कि ऐसा भी करना है। ठीक है, तो ये सब करके भी जो यूपी है वो धन लाएगा और उसको खर्च करेगा शिक्षा के क्षेत्र में इस तरीके से। तो उत्तर प्रदेश ऐसा करने जा रहा है। ठीक है ना, भारत के लिए पहली बार ऐसा प्रयोग होगा और उत्तर प्रदेश के द्वारा किया जाएगा। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एयरपोर्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कौन सा हवाई अड्डा यात्री सुविधाओं के मामले में देश में शीर्ष स्थान पे रहा? पूरे देश में शीर्ष स्थान पे कौन सा हवाई अड्डा रहा है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एयरपोर्ट सर्वे रिपोर्ट, ये अप्रैल से जून माह में देश के 13 प्रमुख हवाई अड्डों के आंकड़े को इकट्ठा करते हुए इसको जारी की गई और इसमें रेटिंग जारी की गई। तो उसमें बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है, बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का मतलब है जो वाराणसी का हवाई अड्डा है। वाराणसी का हवाई अड्डा, भाई PM का ये क्षेत्र है, PM जब आते हैं तो यहीं पर आएंगे ना, तो वहां पे तो सुविधाएं वैसे भी बढ़ जाएंगी। तो बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये यात्री सुविधाओं के मामले में देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में जन्मे किस साहित्यकार को 32वें व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा साहित्यकार है और इनको दिया गया 32वां व्यास पुरस्कार, इनको सम्मानित किया गया है और इनका नाम है असगर वजाहत। 2021 में व्यास सम्मान के लिए असगर वजाहत को चुना गया है। 2021 का यह व्यास सम्मान है और वैसे क्रम देखा जाए तो ये 32वां व्यास सम्मान है। उनकी एक पुस्तक है महाबली, ये नाटक है, महाबली के लिए इनको ये दिया गया है। पुस्तक छपी थी 2019 में ये प्रकाशित हुई थी। और 31वां जो व्यास सम्मान है वो रामजी तिवारी, ये 31वें व्यास सम्मान के लिए इस कृति का चयन विद्वान प्रोफेसर रामजी तिवारी की अध्यक्षता में एक चयन समिति थी, उसके द्वारा किया गया था। ये ध्यान, 19वां उसको मत ध्यान रखिएगा। तो ये 32वां व्यास सम्मान है। और असगर का जो जन्म है, असगर वजाहत का, ये फतेहपुर जो पड़ता है ना, उत्तर प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर पड़ता है, वैसे फतेहपुर कई है यहाँ पे, तो डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर जो पड़ता है वहां पर हुआ था। और व्यास सम्मान कभी आपसे पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा दिया गया जाता है,
तो व्यास सम्मान जो पुरस्कार है ये बिरला जो फाउंडेशन है उसके द्वारा दिया जाता है। बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जनपद को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, ऐसा निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार इसको इत्र पर्यटन के रूप में विकसित करेगी। तो कन्नौज का इत्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसकी इंपॉर्टेंस को जानते हैं, पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध है और मतलब बहुत प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण शब्द से ज़्यादा सही है, प्रसिद्ध हम कहें तो इसको इत्र निर्माण का हब बनाया जाएगा, हब है ही है वो। और अंतर्राष्ट्रीय इत्र मेले का भी आयोजन यहाँ पर होगा, दिसंबर 2022 में ये हो भी गया है। और वहाँ पे ये जो बनाया जा रहा था तो नवंबर तक ही बना लिया गया था 2022 में। और एक जिला एक उत्पाद जो योजना है उसमें कन्नौज के लिए इत्र ही है। ठीक है। एक प्रश्न आपके लिए है कि इत्र जो निकाला जाता है तो गुलाब से इत्र निकालने का एक इतिहास में प्रश्न पूछा जाता है, तो वो किसने, वो विधि जो है वो किसने डेवलप की थी, ये प्रश्न एक बार पूछा गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने परिवार कल्याण कार्ड योजना को लॉन्च किया है। इस योजना में कितने अंकों का यूनिक कार्ड जारी होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य के सभी परिवारों के लिए यूपी परिवार कल्याण कार्ड ये जारी करने के निर्देश दिए गए सीएम महोदय के द्वारा। और राशन कार्ड का जो डेटा है उसी की मदद से इसको तैयार किया जाएगा। 15 करोड़ आधार वैध राशन कार्ड धारक यूपी में है, तो उनका ये तैयार किया जाएगा। लगभग 60% हिस्सा राशन कार्ड के अंतर्गत इसमें कवर भी होता है। तो ये कितने अंकों का होगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो इस कार्ड के माध्यम से आप बहुत सारे, मतलब जैसे प्रत्येक परिवार को एक पहचान मिल जाएगी, आधार कार्ड की तरह पहचान ये होगी। और जब वैसी होगी तो इसमें कुछ व्यवस्था भी करनी होगी, तो 12 अंकों का ये जारी किया जाएगा। 12 अंकों का ये कार्ड होगा और सभी लोगों की जानकारी, उसमें पूरे परिवार की जानकारी सभी सदस्यों की उसमें मिल जाएगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस कंपनी को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन डेलाइट इंडिया, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। डेलाइट इंडिया के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको अलग से इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूँ। डेलाइट इंडिया कहाँ की कंपनी है, ये जरा बताइएगा। डेलाइट इंडिया, इसका विरोध भी हुआ था, ये यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है। बात ये हो रही थी कि एक समय जिसके गुलाम थे ही, इसको हम नहीं नकार सकते हैं। और लेकिन हम इतने वीर भी थे, हम इतने संघर्ष करने वाले लोगों में से थे कि हमने फिर से जीत भी हासिल की, उनको खदेड़ा यहाँ से और गुलामी की जंजीरों से खुद को मुक्त किया, उन पे हम भारी पड़े। तो वही की यूनाइटेड किंगडम की लंदन में स्थित ये कंपनी है और वही कंपनी आके अब सलाह दे रही है कि हमारा विकास कैसे होना है। तो दो चीजें हैं, इसको एक दृष्टि से देखा जाए कि एक समय वो हमारा शोषण कर रहे थे और दूसरा एक समय है कि अब आके हमको ये बताएंगे कि कैसे हमारा विकास हो, एक्सट्रीमली सॉरी, कैसे विकास हो। तो एक पेशेवर सेवा नेटवर्क है, सर्विसेज ये देती है और कैसे राजस्व बढ़ाया जाए पेशेवरों की संख्या के मामले में। सबसे बड़ा पेशेवर सेवा नेटवर्क के तौर पे ये कंपनी काम करती है। तो कैसे राजस्व बढ़ाया जाए, कैसे विकास किया जाए, ये सब सलाह का काम करती रहती है। आश्रम सीरीज आपने देखी जरूर होगी, है ना। आगे आप समझ गए होंगे, जो आती हैं महोदया, ठीक है, तो वो एक दिन में ही बाबा से भगवान कैसे बना देते हैं उनको, आगे सब आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित बहुमंजिला इमारत ट्विन टावर को हाल ही में गिरा दिया गया। ये टावर कहां पर स्थित था? ट्विन टावर ये बहुत चर्चा में रहा था और ट्विन टावर ये विस्फोटक की मदद से गिराया गया था। तो न्यूज में उस समय बहुत चला था। ये सर्वोच्च न्यायालय ने ऑर्डर दिया था और ट्विन टावर के निर्माण में बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई थी। 2009 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। सुपरटेक इंफ्राटेक नाम की एक कंपनी थी नोएडा में, तो उसने इसको बनाया था, वहां पे गिरा दिया गया। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म कहां पर हुआ था? मेजर ध्यानचंद के नाम से एक पुरस्कार का नाम भी रखा गया। भारत का सबसे बड़ा जो खेल पुरस्कार है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से उसको जाना जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 2012 में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इसको मनाने का निर्णय भी लिया गया कि राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। तो इनका जन्म हुआ था कहां पर? इनका जन्म हुआ था प्रयागराज में। यहाँ पर इलाहाबाद लिखा हुआ है, ये हुआ प्रयागराज में। प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है।
उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति के बारे में दिए गए कथनों में से असत्य कथन चुनिए। वर्ष 2026-27 तक 20,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन अक्षय ऊर्जा से किया जाएगा और प्रदेश के 30 शहरों के 10 लाख घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति है, जब यहाँ पे प्रदेश लिखा जा रहा है तो यानी यूपी के बारे में ही बात की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश की जो सौर ऊर्जा नीति है उसके अंतर्गत ये बात की गई है कि सौर ऊर्जा नीति 2022 की ये नीति है, ये ध्यान रखिएगा, 2022 की। तो 2017 की सौर ऊर्जा नीति समाप्त हुई 5 साल के बाद, तब ये नीति आई है। इसमें रखा गया कि 2026-27 तक 16,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। तो ये पहली बात भी सही है। और दूसरी बात जो है कि 30 शहरों में 10 लाख घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाए जाएंगे, ये भी सही है। तो दोनों की दोनों बातें ये सही हैं। तो इसका सही उत्तर तो हो जाएगा ए। उत्तर प्रदेश की जो सौर ऊर्जा नीति है इसमें 2017 से 22 तक 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 3,000 मेगावाट से भी कम उत्पादन इसमें हो पाया था। 1/3 से कम, मतलब 30% अचीव कर पाए थे, उससे भी कम अचीव कर पाए थे। देश में बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? बाजरा का वर्ष है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश बाजरा के उत्पादन में किस स्थान पे है? तो 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष भारत के प्रस्ताव पर ही इसको मनाया जा रहा है। राजस्थान यहाँ पर सबसे ज्यादा बाजरा का उत्पादन करता है और इसका स्थान है फर्स्ट, और दूसरा जो स्थान है बाजरा का ये द्वितीय स्थान है, सेकंड स्थान है यूपी का, ठीक है ना, यूपी का सेकंड स्थान है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के शिक्षक खुर्शीद अहमद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। उनका संबंध किस जिले से है? तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस का अवसर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको सम्मानित किया है, एक शिक्षक को। इनका नाम है खुर्शीद अहमद और ये 46 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है, उसमें से एक है। उत्तर प्रदेश के एकमात्र शिक्षक हैं खुर्शीद अहमद और ये कहाँ से? ये देवरिया जिले से बिलोंग करते हैं। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देवरिया जिले से बिलोंग करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार निम्नलिखित में से कहाँ इत्र पार्क, तो ये कन्नौज में निर्माण कर रही है। होता यह है कि ये न्यूज ऐसे लगातार आती रहती हैं, तो कभी कभी जो घटनाएं एक आध आपको रिपीट मिल रही हैं वो हर महीने में चर्चा में रहती हैं, इस कारण से ऐसा होता है। तो एक जिला एक उत्पाद में ये कन्नौज जो है वो इत्र के लिए जाना जाता है और यहाँ पर ये 30 एकड़ में इसका निर्माण करने की बात हो रही थी कि इत्र पार्क इसका 30 एकड़ में निर्माण, तो वो चर्चा में बार बार ये आया था। फिर बाद में टोटल 57 एकड़ में इसको बनना था, तो 27 एकड़ सेकंड चरण में बनना था। मलेशिया की तर्ज पर लगभग 300 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर चौड़े इम्यून बेल्ट से कवर करने का मास्टर प्लान तैयार किया गया। ये किन जिलों के मध्य विकसित होगा, है ना? इम्यून बेल्ट से इसको कवर किया जाएगा। तो एक लंपी वायरस का नाम आपने सुना होगा, उसके मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। तो लंपी वायरस से रिलेटेड एक न्यूज आई थी, तो उसमें ये कहा गया था कि मलेशिया ने जैसा किया है तो वैसा ही पीलीभीत से लेके इटावा तक लगभग 300 किलोमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर चौड़े इम्यून बेल्ट से कवर कर दिया जाएगा। ऐसा प्लान ये बनाया गया था, ठीक है। हमारे यहाँ के 23 जिले लंपी से प्रभावित हुए थे। अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये सब बहुत ज्यादा प्रभावित जिले थे। मथुरा, बुलंदशहर, बागपत, ये सब भी बहुत तेजी से प्रभावित हुआ था, तो मथुरा भी इसमें शामिल था, ध्यान रखिएगा। तो पीलीभीत से लेके इटावा तक इसकी बात हुई थी। हो सकता है ये प्रश्न पूछ लिया जाए। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाएं अब किस नाम से जानी जाएंगी? किस नाम से जानी जाएंगी? तो ये उत्तर प्रदेश का जो अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम है, इसको अनुगम शार्ट में कहते हैं। इसके चेयरमैन है डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल। तो उन्होंने बताया कि ये जो योजनाएं हैं प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के नाम से जानी जाएंगी। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के नाम से इनको जाना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 12 सितंबर 2022 को ग्रेटर नोएडा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी सम्मेलन का आयोजन किया गया। और दूसरा स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश 319 लाख टन वार्षिक दूध उत्पादन के साथ देश में कुल डेयरी उत्पादन में 16% का योगदान देता है और देश का शीर्ष दूध उत्पादक राज्य है। ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है। ग्रेटर नोएडा में ये महासंघ, जो अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ है, उसने विश्व डेयरी सम्मेलन का आयोजन किया सितंबर में ग्रेटर नोएडा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। और दूसरा है कि 319 लाख टन वार्षिक दूध उत्पादन होता है, ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। पूरे देश में 16% दूध यहां पर, और ये शीर्ष है, ये भी सही है।
तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में ये फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में पुलिसिंग व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कितने नए थाने और चौकियां स्थापित करने का निर्णय लिया है? कितने नए थाने और चौकियां नए जोड़े गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो 18 थाने और 22 चौकियां ये बनाने का, ये नए बनाए जाएंगे। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सोलर संयंत्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? यूपी कमीशन ऐसे प्रश्नों को तो बिल्कुल हाथ में लिए घूमता रहता है, किस परीक्षा में पूछ लिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी कमीशन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सोलर संयंत्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो औरैया में एक स्थान पड़ता है दिबियापुर, वहां पर यह बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रदेश का पहला होगा। और वैसे एनटीपीसी बना चुका है। तेलंगाना में रामागुंडम पड़ता है, केरल में कायमकुलम पड़ता है, और गुजरात में कवास, और आंध्र प्रदेश में पड़ता है सिमाद्री। तो केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहां पर तैरते सोलर संयंत्र लग चुके हैं। दिबियापुर में लगेगा, 500 वाट क्षमता के सोलर पैनल होंगे इसमें, और 90 करोड़ रुपए की लागत इसमें लगभग लगेगी। 17 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में फ्लैटेड फैक्ट्री परिसर का वर्चुअली शिलान्यास किया? तो ये शिलान्यास किया है फाउंड्री नगर। फाउंड्री नगर कहां पड़ता है? ये आगरा में, वहीं पर किया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये एक ही छत के नीचे सारे उद्यमों को, बहुत सारे उद्यमों को एक छत के नीचे लाके फैक्ट्री लगाने का काम इस योजना के अंतर्गत, मतलब ये जो फ्लैटेड फैक्ट्री है, इस परिसर, ये परिसर इसीलिए बनाया गया है। और 21,500 वर्ग मीटर जमीन पर यह प्रस्तावित है। बहुत सारे छोटे छोटे उद्यम यहीं पर एक एरिया में, एक परिसर में लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों में नंदी अभ्यारण्य बनाए जाने की पहल की जा रही है? नंदी अभ्यारण्य, आवारा जो पशु हैं, आवारा पशुओं की समस्या को दूर करने के लिए कदम उठाया गया है। संभल, अमरोहा और बिजनौर, इन 3 जिलों में इसको बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। नंदी अभ्यारण्य यहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है, जो भी इधर उधर आवारा पशु घूम रहे लाके यहाँ पे डाल दिया जाएगा, उनको ये रहेंगे, यहाँ पे आराम से घूमेंगे बिना किसी डर के, और आसपास इसको घेर दिया जाएगा। करौंदे के पेड़ लगाने का निर्णय लिया गया है, और बांस भी लगाया जाएगा, जिससे कि उसी के अंदर रहें और अपना खाते पीते रहें, मस्त रहें। ठीक है ना, और ये आय के स्रोत भी बन जाएंगे। वहां पे इनको पता चला रख दिया गया तो ये दूध दे रहे हैं, दूध निकाल लिया गया, और इनके बच्चे होंगे, उनको बेचा गया। इस तरीके से इनकी गोबर खाद का बहुत बड़ा काम करेगी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जेवर से भी बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया है? कहां पर यह बनेगा? तो रायबरेली में तो बनेगा नहीं, इस गवर्नमेंट में ये निर्णय तो रायबरेली के लिए नहीं लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा बाराबंकी, तो लखनऊ में है ही है एयरपोर्ट, इतना बड़ा कोई यहाँ पे नहीं हो सकता है। बाराबंकी में भी बन सकता था, ऐसा कोई ये तर्क नहीं है। ये तो मैंने नॉर्मली एक बहुत हल्के वे में कहा आपसे कि रायबरेली में नहीं बनेगा। तो ये उन्नाव का चयन किया गया है, जेवर से भी बड़ा एयरपोर्ट यहाँ पे बनाया जाएगा। 10,000 एकड़ जमीन इसके लिए चिन्हित की गई है कि इसकी जरूरत पड़ेगी। नवाबगंज के पास इसको बनाने का निर्णय लिया गया है। और एक्चुअली ये जो लखनऊ का अमावसी एयरपोर्ट है, इस पे दबाव ज्यादा है, तो इसके दबाव को कम करने के लिए या इसका विस्तार करने के लिए, बहुत ज्यादा दबाव से ज्यादा सही है कि इसका विस्तार कम करने के लिए, दबाव तो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन विस्तार होना जरूरी है, विस्तारित होना इसका, तो ये उन्नाव में बनाया जाएगा। 21 सितंबर 2022 को मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के एम्स अस्पताल में 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका मूल नाम क्या था? हो सकता है पूछ ही लिया जाए, तो ये सत्य प्रकाश श्रीवास्तव इनका मूल नाम था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगला जो प्रश्न है, एशियन चैंपियनशिप में गोविंद साहनी ने देश का प्रतिनिधित्व किया, वे उत्तर प्रदेश के किस जिले के रहने वाले हैं? तो जार्डन में 30 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच में मुक्केबाजी की एशियन चैंपियनशिप आयोजित हुई थी, और उसमें गोविंद साहनी ने प्रतिनिधित्व किया था, और ये रहने वाले हैं गोरखपुर के। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्कीम के तहत प्रदेश के 6 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है? तो 6 जिलों में ये खोला जाएगा, और ये स्कीम है वायबिलिटी गैप फंडिंग, VGF इसको बोलते हैं, वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम। तो उसी के तहत ये स्कीम, ऐसे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये खोले जाएंगे, और ये 2022-23 तक ये मेडिकल कॉलेज यहाँ पर कार्य करने लगेंगे।
कुछ जिलों में जहां पे पहले से काम चल रहा है, ऐसे 16 जिले पहले से हैं और अब ये 6 जिले में मेन स्कीम आपको ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2022 बिल की स्थिति को पास किया। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा ने महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनके लिए 23 सितंबर 2022 को एक बिल पास किया था। डेट इंपॉर्टेंट है, स्टेट लेवल की घटना है, इसलिए स्टेट वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। और रेप के जो आरोपी हैं तो उन आरोपियों को अब अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी, ऐसा इसमें संशोधन किया गया है। सीआरपीसी की धारा 438 में बदलाव इसमें किया गया है और पॉक्सो एक्ट और 376, 376A, 376 से संबंधित बी सी डी जितनी भी धाराएं हैं और 386 इनमें ये अग्रिम जमानत नहीं देने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। ठीक है। रेप और गैंगरेप के मामलों के साथ यौन अपराध जो है, बदसलूकी, यौन अपशब्द, इन सब केस में भी अग्रिम जमानत का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, इफ्को द्वारा प्रयागराज के फूलपुर में देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट तैयार हो गया है। इफ्को देश में पहली नैनो खाद की इकाई निम्नलिखित में से कहां स्थापित की गई थी? इफ्को की ये पहली इकाई कहां स्थापित की गई थी? तो दूसरा तो तैयार किया है इन्होंने फूलपुर में, फूलपुर पड़ता है प्रयागराज में। ठीक है। पहला इन्होंने बनाया था कलोल गुजरात में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। यूरिया से सस्ती खाद बनाने का यहाँ पे प्लांट जो है वहां पे प्लान किया गया है। राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन करते हुए इसका नाम बदलकर राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया गया। क्या किया गया? राज्य परिवर्तन आयोग। इसके सदस्यों में कौन शामिल होगा? तो इसके सदस्यों में वित्त मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम और कृषि मंत्री, समाज कल्याण मंत्री, पंचायती राज मंत्री और तीसरा है औद्योगिक विकास मंत्री और जल शक्ति मंत्री। ये तीन, तो ये सब शामिल इसमें होंगे। ये तीनों ऑप्शन में जो दिए हैं ये सब शामिल होंगे और इसका राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन करके इसका नाम रखा गया है राज्य परिवर्तन आयोग। ठीक है। आयोग एक थिंक टैंक के तौर पे भी कार्य करेगा। वैसे योजना आयोग जो था वो 1972 में स्थापित हुआ था, 24 अगस्त को, तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। अब इसको परिवर्तन आयोग के नाम से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति के अनुसार बायोडीजल के उत्पादन पर कितनी सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया? बायोडीजल पर कितनी सब्सिडी? तो प्रति लीटर के हिसाब से दी जाती है 3 लाख रुपए प्रति किलो लीटर। तो 3 लाख रुपए प्रति किलो लीटर है तो 1 लीटर पे कितना आएगा जरा बताइएगा। तो 3 लाख रुपए प्रति किलो लीटर की सब्सिडी इसके अंतर्गत देने का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत स्थापित होने वाले नए एमएसएमई उद्यमों को पूंजीगत उत्पादन के रूप में कितने प्रतिशत उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है? कि पूंजीगत उत्पादन का कितने प्रतिशत उस रूप में प्रावधान किया गया है कि उपलब्ध करा दिया जाए? तो ये 10 से लेके 25% तक का ये प्रावधान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे उटपटांग क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, फैक्चुअल। ठीक है। उत्तर प्रदेश के 4 और शहरों में मेट्रो चलाने की योजना सरकार कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर उस 4 शहरों में शामिल है? कौन सा शहर उन 4 शहरों में शामिल है? तो इसको बताइए। तो इसमें मेरठ है, बरेली है, झांसी है, प्रयागराज। अभी लखनऊ में मेट्रो चल रही है, ठीक है ना। कानपुर में भी इसका निर्माण हो ही रहा है। तो अब गवर्नमेंट मेरठ, बरेली, झांसी और प्रयागराज यहां पर भी मेट्रो चलाने के लिए कोशिश कर रही है ना। यहाँ पे लाइट और नियो लाइट जो नाम, मतलब छोटी मेट्रो चलाने का निर्णय लिया गया है। और बनारस में अच्छा एक निर्णय लिया गया था, वो आपसे पूछा भी गया था। बनारस में मेट्रो की जगह क्या चलेगा? तो यहाँ पे रोपवे चलाने की बात हुई है, यहाँ पर रोपवे चलेगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ये सभी शहर इसमें शामिल है जो नई प्लानिंग की गई है। 8 से 11 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहां भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन किया गया? भारतीय सड़क कांग्रेस, तो यहां पर ये आयोजित की गई थी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पड़ता है, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में पड़ता है। कहां पर? लखनऊ में, वहीं पर ये आयोजित की गई थी। ठीक है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान 81वां संस्करण था ये इसका, रोड कांग्रेस का 81वां अधिवेशन था इसका। 1 अक्टूबर 2022 को जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पीछे छोड़कर देश में पहला स्थान किस शहर ने प्राप्त किया? स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर, तो किसने ये स्थान प्राप्त किया है? तो ये गाजियाबाद ने प्राप्त किया है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य ने 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा में कितने लक्ष्य की घोषणा की है? कितना लक्ष्य रखा है? तो ये 450 गीगावाट का ये लक्ष्य रखा है कि 2030 तक उत्तर प्रदेश 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त कर लेगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया? संस्कृति मंत्रालय ने इसको आयोजित किया है, अभिधम्म दिवस है, और इसको ये 5 अक्टूबर 2022 को ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय जो है, जीबीयू जिसको बोलते हैं, तो वहां ये 9 अक्टूबर को आयोजित ये होगा, ऐसा बताया गया था 5 अक्टूबर को। तो अभिधम्म दिवस कार्यक्रम 9 अक्टूबर 2022 को आयोजित हुआ था, और ये घोषणा की गई थी 5 अक्टूबर को, मतलब ये न्यूज 5 अक्टूबर को आई थी, तो 5 अक्टूबर 2022 को। खैर इसका कोई मतलब नहीं है, 9 अक्टूबर को किया गया था, और ये किया कहाँ गया था? ग्रेटर नोएडा में। यहां पर कहां पर किया गया था अगर पूछ लिया जाए तो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में। IGRS थानों की रैंकिंग में किस कमिश्नरेट के 3 थाने 100% अंक प्राप्त कर देश में पहले स्थान पर रहे? यूपी में कमिश्नरेट व्यवस्था चालू है, और ये कौन सा कमिश्नरेट रहा है जहां के 3 थाने 100% अंक प्राप्त किए हैं? तो ये वाराणसी कमिश्नरेट रहा है। और GRS जो IGRS निस्तारण रैंकिंग है उसके अंतर्गत यह स्थान दिया गया है। तो ये कौन सा कमिश्नरेट है ये पूछा जाए तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वाराणसी। जरा आप कमेंट करके बताइएगा कमिश्नरेट जो व्यवस्था है यूपी में कहां कहां पे लागू है, कौन कौन से जिले हैं? उत्तर प्रदेश के लखनऊ की 20 वर्षीय जागृति यादव एक दिन के लिए उच्चायुक्त प्रतियोगिता के भारत संस्करण में किस उच्चायोग में उच्चायुक्त बनी? नाम इनका है जागृति यादव, 20 साल की है, और इन्होंने इस प्रतियोगिता के अंतर्गत ब्रिटिश उच्चायोग में ये उच्चायुक्त का पद ग्रहण किया। कितने समय के लिए? एक दिन के लिए। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नवीन पर्यटन नीति किस वर्ष बनाई गई? तो नवीन पर्यटन नीति अगर आपसे पूछ लिया जाए 2019, 20, 21, 22 या 23 भी पूछ लिया जाए, आगे प्रश्न जब पूछा जाएगा 2022 ध्यान रखिएगा, 2022 में ये पर्यटन नीति यहां पर बनाई गई है। और इस नीति के अंतर्गत जो विवाह है, वैवाहिक पर्यटन को भी शामिल किया गया है कि यहाँ पे मैरिज डेस्टिनेशन इसको बनाया जाए, वैवाहिक पर्यटन का डेस्टिनेशन के रूप में भी विकसित किया जाए, विदेशी लोग आके यहाँ पे शादी भी करें, ये भी इसमें ऐड किया गया है। मीडिया समूह द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये मीडिया समूह के द्वारा आयोजित किया गया था, और इसमें यह अवार्ड दिया गया है इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड। बेस्ट CM अवार्ड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड है, इंडियन रिलीजियस अवार्ड नहीं है, बेस्ट लीडर अवार्ड नहीं है, इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड ये दिया गया है। किसके अंतर्गत? मीडिया समूह द्वारा के आयोजित थी, ये एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, उसमें यूपी के CM को। अगला जो प्रश्न है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022, इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, इसके अंतर्गत हर जिले में कम से कम कितने चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्रावधान किया गया है कि इतने चार्जिंग स्टेशन हर जिले में लगाए जाएंगे? तो 20 चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। गवर्नमेंट जो है ई व्हीकल को बढ़ावा दे रही है, तो इसमें जितनी भी सुविधाएं हैं वो गवर्नमेंट मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। भाई इलेक्ट्रिक वाहन में अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग खरीद तो ले लेकिन बाहर कहीं डिस्चार्ज हो तो कहां चार्ज कराएंगे, समस्या है ना ये। और बाहर के लोग भी अगर लेके आए तो पता चला किसी को जाना है कहीं और वहां पे ये सुविधा नहीं हो तो कहां पे चले जाएंगे इसको चार्ज करने के लिए? ऐसा थोड़ी ना कि किसी के घर में जाएंगे कि भाई इसको हमको चार्ज करना है। तो जैसे पेट्रोल डीजल मिलता है ऐसे ये भी स्टेशन बनाया जाए। 3 अक्टूबर 2022 को उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, इसको लीड्स बोलते हैं, कि जारी हुई सर्वे रिपोर्ट में प्रदेश को कौन सी श्रेणी प्राप्त हुई? उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से जारी हुई है लीड्स, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। तो इसमें उत्तर प्रदेश को जो मिला है वो अचीवर राज्य का दर्जा मिला है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, अचीवर्स राज्य का जो दर्जा है उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ऐसे 15 राज्य हैं जो अचीवर्स की श्रेणी में है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पाद संवर्धन नीति 2022 ने किस नीति का स्थान लिया? 2022 में ये नीति बनाई गई है
लेकिन इसके पहले कब की नीति थी, तो बहुत पुरानी नहीं थी। उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति थी 2018 की, उसकी जगह हम लाए हैं उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पाद संवर्धन नीति 2022। तो 2018 की नीति को इसने रिप्लेस किया है। ठीक है, अब दुग्ध एवं डेयरी उद्योग जो है उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसको आगे लेके जाया जाए, ये सारी बातें, ये सारी कोशिशें इसमें की जाएगी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 के अनुसार कपड़ा और परिधान क्षेत्र में कितना निजी निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। भाई गवर्नमेंट हर तरीके से कोशिश कर रही है, सरकार हर तरीके से कोशिश कर रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा निवेश लेके आए। तो एक पॉलिसी इन्होंने टेक्सटाइल और गारमेंटिंग पॉलिसी भी बनाई है, तो निजी निवेश आकर्षित करने का इसमें भी इन्होंने लक्ष्य रखा। तो इसका लक्ष्य है 10,000 करोड़ का, कि 10,000 करोड़ रुपए यहां पर हम निजी निवेश लेकर आएंगे। तो ये रहे हमारे आज के इस एपिसोड के 60 प्रश्न। इसमें कुछ सवाल कठिन, कुछ सवाल सरल, कुछ सवाल हो सकता है आपको लगे कि ऐसे भी पूछे जाते हैं, हो सकता है बहुत सारे सवाल आपको लगे कि हाँ ऐसे पूछे जाते हैं। मिसलेनियस पूरा आपके सामने प्रस्तुत किया गया, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं पे फैक्चुअल रहे, कहीं पे बहुत हल्के फैक्ट भी रहे। अब एक एपिसोड इसका और हम अगला करेंगे और ये हमारी श्रृंखला पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको लोगों तक भेजिएगा। आप नए हैं चैनल पे तो इसको आप लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे वीडियो मिलते रहे। होता यह है कि जब आप किसी चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो उसके जितने भी क्लासेस हैं, जितने भी जो भी वीडियोज होंगे, जैसा भी चैनल वो होगा, वो सारे नोटिफिकेशन, बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको प्रेस कर देते हैं, नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो आपको पता चल जाता है। और एग्जाम सब नजदीक है, पीसीएस का एग्जाम भी आपका नजदीक है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो उस प्रयास में अगर आप उसका लाभ उठाना चाहते हैं, हमारे बैच का, हमारा बैच है जुनून, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बीओ का एग्जाम दे रहे हैं तो बीओ मंजिल हमारा बैच है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।